हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के वी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसा कि आपका चैप्टर का नेम ही रियल नंबर्स के नाम से है, और क्लास 9th में हम लोग नंबर सिस्टम को प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी, नंबर सिस्टम में ही हमारे रियल नंबर्स आते थे, और उसी टॉपिक को उठा करके आपका क्लास 10th में रख दिया गया है। तो इस चीज़ को हम आज बड़े ही अच्छे से सब समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या होते हैं रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें तो रियल नंबर्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि हमारा होता है रेशनल नंबर्स, और दूसरा हमारा होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे। इरेशनल नंबर, और सेकंड हमारा होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इनको हम समझेंगे बाद में कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका एक ग्राफ बनाएंगे, इनका एक रोड मैप बनाएंगे कि रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है, या इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जब एक रोड मैप बना लेंगे उसके बाद एक एक करके चीज़ें हम आपको इनमें से अच्छे से समझा देंगे। अगर चैप्टर पे जाएंगे तो चैप्टर में तो पहला ही टॉपिक आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो उसको समझने के लिए पहले आपको इनको समझना पड़ेगा। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से समझते जाइए। ठीक है, तो अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर्स को ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला पार्ट होता है हमारा फ्रैक्शन, सेकंड हमारा होता है इंटीजर्स। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में आप जानते ही हैं, कोई भी नंबर जो Q अपॉन Q के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन 2/3, ठीक है, 4/5, ये सारे क्या है फ्रैक्शन। इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स में बात करें तो इंटीजर्स एक हमारा होता है निगेटिव इंटीजर्स। जैसे इसमें -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, ठीक है, इंफिनिटी तक। सेकंड की अगर बात करें तो एक हमारा होता है जीरो इंटीजर्स। थर्ड की बात करें तो हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आते हैं हमारे, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, इस टाइप से नंबर ये इंफिनिटी तक आपके चलते रहते हैं। ठीक है, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्यों, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो को ऐड कर दें, जीरो इंटीजर्स को, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा पूरा होल नंबर्स बन जाता है ना। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 9th क्लास में पढ़े थे, जीरो से स्टार्ट होते हैं। और यहीं पे अगर हम जीरो की बात करें तो ये हमारा ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही हमारा निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अब पॉजिटिव में क्या है, आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव में भी ये नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, एक तो होते हैं इवन नंबर, एक क्या होते हैं हमारे ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस इवन तो पता ही है आपको, ठीक है, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6, ठीक है। ऑड क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर्स को एक तरीके से इन नंबर्स में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, अब जैसे कि और भी नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो जैसे प्राइम नंबर्स हो जाए या आपके कंपोजिट नंबर्स हो जाए, वो सभी आपके रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में आपको प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से तरीके से। ठीक है, और ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आज के बाद आप कभी भी रेशनल नंबर्स भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स के बारे में आपको कोई भी डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है कि क्या होते हैं रेशनल नंबर्स। आपको केवल रेशनल नंबर्स के बारे में 3 बातों को ही जान लेना है, और अगर वो तीन बातें किसी नंबर्स पर अप्लाई होती हैं तो वो हमारा कैसा है, रेशनल नंबर्स है। तो सबसे पहली बात क्या है,
कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कैन बी एज P अपॉन Q। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड बात करें, वेयर P एंड Q ये क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, P एंड Q आर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो Q नॉट इक्वल क्या होता है, 0 होता है। Q नॉट इक्वल क्या होता है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब समझते हैं। अच्छा, ये P अपॉन Q क्या है? P अपॉन Q को देख के आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या एक तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म होती है। जैसे कि हमारा कोई भी नंबर 2 अपॉन 3 लिखा है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। ठीक है, या ये नंबर हमारा A अपॉन B की फॉर्म में, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, R अपॉन S भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक केवल ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, तो इसको देख के कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हर जगह P अपॉन Q लिखा होता है तो P अपॉन Q क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको रेशनल नंबर्स के बारे में याद रखनी। जैसे कि अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 हमारा रेशनल नंबर्स है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये देखो P अपॉन Q की फॉर्म में भी है। ठीक है, और सेकेंड P एंड Q आर क्या है, इंटीजर्स हैं भाई। 2 भी इंटीजर्स है हमारा, 3 भी इंटीजर्स है। और ये Q नॉट इक्वल 0, Q हमारा 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस टाइप से होते हैं ये हमारे रेशनल नंबर्स। 9th क्लास में इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही मतलब बहुत तरीके से, तो उसको आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको इतनी जगह सोचना है। ठीक है, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, आगे एक चीज और समझ लो, जैसे कि कोई नंबर इस टाइप में लिखा है, ये देखो √4 लिखा है। ठीक है, तो √4 क्या हमारा रेशनल नंबर से बिल्कुल है। क्यों? √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये देखो P अपॉन Q की फॉर्म में भी हो गया, और P एंड Q दोनों के यहाँ इंटीजर्स भी हैं, और Q हमारा 0 भी नहीं है। एक और जरूरी चीज है वो आप जरा जान लीजिए। जैसे कोई नंबर अगर इस टाइप से लिखा है 2 अपॉन 0 लिखा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर क्यों नहीं होता है? ये हमारा रेशनल नंबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर हम 0 का 2 में डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, और वहीं पे अगर कोई नंबर 0 है तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है। क्यों? 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीजें अप्लाई नहीं है। ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो है, P और Q दोनों इंटीजर्स भी हैं, लेकिन Q हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ये नॉट डिफाइंड। उसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। और अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, अब देखो P अपॉन Q की फॉर्म में है, P एंड Q दोनों के यहाँ इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल 0 है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। जब भी 0 आपका न्यूमरेटर होता है तो आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। और जब भी 0 आपका डिनोमिनेटर हो जाता है तो इसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। इन दो बातों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और आगे इसी में एक हम रेशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में और पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल तो रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। अब ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या 2 टाइप्स है वो? पहला तो है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग से मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग से मतलब केवल इतना सा है कि इसमें जैसे कोई भी रेशनल नंबर है हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो जो Q होता है, ये Q होता है वो हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे हम अगर एक एग्जांपल लें, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया 3 अपॉन 20,
ठीक है। तो जब 20 जो हमारा है वो देखो क्या है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं इस टाइप से कि क्या होता है 4 5 जा क्या होता है 20 होता है, 4 5 जा 20, तो ये 4 क्या है 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 क्या है 5 का 1 है। तो ये नंबर हमारा क्या है, ये हमारा डेसिमल, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, वो हमारा टर्मिनेटिंग है। और एक तरीका और इसको पता लगाने का, जैसे कि हम अगर 20 में 3 का डिवाइड दें तो डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे क्या 0 और 20 बन जा 20, कितना बचा 10 बचा हमारे पास। जब 10 बचा तो एक पॉइंट लगा 0 बढ़ाया तो ये 25 का क्या हो गया 100 हो गया। तो आपने देखा कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 आ गया। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा ये क्या होता है, इसका डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, इसे समझ में आई। और वहीं पे अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जो P अपॉन Q फॉर्म होता है, ये जो Q होता है ये नॉट इक्वल क्या होता है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n में। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने 10/3 का, ठीक है, तो 10/3 का 10/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। 10/3 तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा क्या आएगा 3 3 2 जा 6 आएगा, 3 3 जा क्या आएगा 9 आएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा हमारा। पॉइंट लगाया हमने क्या 0 लिया, फिर आया 3 3 जा 9 आएगा। तो इस तरीके से ये चलता ही रहेगा और इसका रिमाइंडर एक बचता ही रहेगा। हम पॉइंट लगा फिर 0, फिर ये 3 3 जा 9, तो ये इसका रिमाइंडर एक बचता ही रहेगा। तो इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम इसको लिख देते हैं 3.3। अब 3 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो इस पर हमने क्या लगा दिया बार लगा दिया। तो जिन नंबर्स पर बार लगा होता है वो नंबर हमारे कैसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन, यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब था नंबर ये फिनिश हो गया, इसमें रिमाइंडर 0 आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है। और रिपीटिंग क्यों ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर बार बार क्या होता है रिपीट होता है। कोई एक नंबर हो सकता है कि या लगातार 2 नंबर बार बार रिपीट हो सकते हैं कि 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 इस टाइप से। ठीक है, तो ये है रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्या पता है टर्मिनेटिंग होता है, सेकंड होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, एंड रिपीटिंग होता है। तो इसका जो Q होता है वो 2 की पावर n और m की 5 की पावर m की फॉर्म में होता है, कोई भी नंबर होगा। ठीक है, अब इधर ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप ही बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे इसी में हम अब 2 नंबर्स के बारे में और पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे हम कंपोजिट नंबर्स के बारे में, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अर्थमेटिक्स है वो आपकी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर दोनों को हम बहुत ही अच्छे से इसमें समझ लेंगे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स में केवल आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि ये जो नंबर्स होता है ये 1 और सेल्फ से ही डिवाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है। जैसे तो इसमें लिख सकते हैं इट कैन बी डिवाइड, या ऐसे लिख लो डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ। ठीक है, तो ये 1 एंड सेल्फ से ही डिवाइड होता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2 होता है। तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा ये है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे 2 ये है तो 2 हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 हमारा एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा कोई और नंबर है क्या जिससे 2 डिवाइड हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 क्या है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, और प्राइम नंबर्स की बात करें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हमारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब आगे समझ लो, आगे में हम समझते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में बता दूं आपको। कंपोजिट नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मिनिमम 3 नंबर से डिविजिबल होते हैं।
ठीक है, कि मिनिमम 3 नंबर से ये डिविजिबल होंगे ही होंगे। अगर मिनिमम 3 नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर हमारा नहीं है। जैसे डिविजिबल बाय मिनिमम 3 नंबर, 3 नंबर्स, ठीक है। और इसी में बात कर दूं मैं, अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा 4 होता है, ठीक है। सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा 4 होता है। अब देखो 4 के बारे में अगर बात करें हम, तो देखो 4 एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक 4 किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और एक 4 ये 4 सेल्फ से हो जाएगा। तो मिनिमम 3 नंबर से क्या हो रहा है, 4 हमारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम जब 3 नंबर से 4 हमारा डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर से। तो अगर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में आपको डिफरेंट करना है तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं सेल्फ से और 1 से डिवाइड ओनली, और ये होते हैं 1 और मतलब एक तो नंबर 1 से होगा ही होगा, एक नंबर क्या होता है सेल्फ होता है, और एक नंबर जो होता है ये अदर नंबर से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे मिनिमम 3 नंबर से कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर का पहला ही टॉपिक है जिस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस हैं, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को हम इसमें समझेंगे, और इसी से आपके एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए बताएं क्योंकि इन सब का रिलेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से है, इसलिए इन सब चीज़ों को हमने बताया, ठीक है। तो देखो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये क्या कहती है, ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब कोई भी एक अगर कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है और हम चाहें तो उसके फैक्टर निकालें, तो उसके जो फैक्टर आएंगे वो सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। कैसे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल में हमने एक नंबर लिया 210, ठीक है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये देखो कितना आएगा हमारा, 2 1 जा 2 और 0 2 5 जा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकाला हमने, तो नेक्स्ट हमारा ये 3 से, 3 3 जा 9 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये हमारा जाएगा 5 से, ठीक है, 5 से 7 जा 35। नेक्स्ट हमारा जाएगा ये 7 से, 7 1 जा 7। तो 210 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई क्या है 7 है। अच्छा इसमें ये बताओ, ये हमारा कंपोजिट नंबर था और इस कंपोजिट नंबर के जितने फैक्टर आए सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो यही उसमें कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अच्छा इसका यूज क्या है, ये द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज क्या है, इसका यूज केवल इतना ही है कि जैसे हम जब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो इसमें ये अगर हम उन नंबर्स के फैक्टर इस मेथड से निकालें तो उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और कुछ नहीं। इसी का केवल इतना ही यूज है और इसी पर बेस्ड आपके क्या हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और एक्सरसाइज में भी आपके इसी पे बेस्ड क्या दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बुक का ही ले लें, ठीक है। तो आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल नंबर अगर हम कोई जैसे एक एग्जाम्पल ले लें जो एग्जाम में आता है एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं इससे, तो इससे एग्जाम्पल कैसे आएंगे, इसमें एग्जाम्पल आएंगे आपके इस टाइप से। जैसे उसमें कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 ले लिया, ठीक है, ले लिया मैं 6 ले लिया, 72 ले लिया और क्या ले लिया 1020 ले लिया। ये आपका बुक का ही एग्जाम्पल नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। और इसमें वो कह रहा है कि इसके क्या निकालिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए, ठीक है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है।
ठीक है, देयर नंबर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 6 से निकालेंगे फैक्टर्स, फिर हम निकालेंगे 72 के, फिर निकालेंगे हम 120 के। तो 6 के अगर हम फैक्टर निकालें, इधर कर लेते हैं इसको, चलो इधर कर लें। 6 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएंगे 6 के फैक्टर, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3 आएंगे। आगे अगर हम 72 के निकालें फैक्टर, तो 72 के क्या आएंगे 36 आएगा, फिर ये 18 आएगा, फिर ये कितना आएगा 9, 2 से काट दो, ये आएगा हमारा 9 आएगा, और ये कितना आएगा 3 3 जा 9 आएगा, और ये 3 बन जा कितना आएगा 3 आएगा। यहीं से अगर हम 120 फैक्टर निकालें तो ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 60 आएगा, फिर हमारा ये कितना आएगा 30 आएगा, फिर हमारा ये कितना आएगा 15 आएगा, और फिर ये आएगा 3 5 जा 15 आएगा, फिर ये आएगा 5 बन जा हमारा 5 आएगा। तो इस टाइप से इनके ये क्या आएंगे। अब इनको हम अलग लिख लेते हैं, या जैसे यहाँ पे इनको हम लिख लें, जो 6 के हमने फैक्टर निकाले थे, तो 6 के फैक्टर क्या आए थे, 6 के फैक्टर आए थे 2 × 3। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। आगे अगर हम बात करें 72 के फैक्टर, तो 72 के फैक्टर क्या आए थे हमारे, इसके आए थे 2 × 3 × 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर कितनी है 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर हमारी 2 है। ठीक है, इसी में आगे देखिए, आगे हमने किसके निकाले थे 120 के निकाले थे। तो 120 के फैक्टर क्या निकाले थे, 120 के जो फैक्टर आए थे हमारे वो 2 × 3 × 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 हो गया ये, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 हो गया, एंड 5 की पावर कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो, अब यहाँ से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या किया हमने, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, और उसके हमने क्या निकाले फैक्टर निकाले। उन फैक्टर्स को हमने क्या किया, इस टाइप से हमने लिख लिया। अब देखो, अगर हम बात करें एलसीएम की, किसकी बात करें कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, वो भी कॉमन पावर नहीं, हाईएस्ट पावर। जैसे कि अगर इसमें हम नंबरों की बात करें, तो इसमें कौन कौन से नंबर है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, 3 है और 5। 2 3 5 के अलावा का यहाँ पे कोई और नंबर्स हैं, नहीं नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं, ओनली 2 है, 3 है और क्या है 5 है। अब मैं अगर तुमसे बात करूं कि 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी कितनी है 3 है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो ले ली हमने 3 ले ली, मल्टीप्लाई। अब देखो 3 की हाईएस्ट पावर इन सब में कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर इस सब में कितनी है 3 की पावर 2। तो ये हमने ले ली 3 की पावर 2। अब देखते हैं 5 की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, केवल यहीं पे 5 है, और पावर कितनी है 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, और ये कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो इन सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और एलसीएम हमारा आएगा 360। कितना आएगा हमारा एलसीएम 360। अब देखो एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ निकालना। ठीक है, एचसीएफ में क्या करेंगे हम, एचसीएफ में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इसमें हम लोएस्ट पावर लेते हैं, लेकिन वो पावर सम में, वो नंबर जो है वो कॉमन होना चाहिए सम में। जैसे अगर हम 2 की बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 2 सम में है, 2 हमारा 6 में भी है, और 2 हमारा 72 में भी है, और 2 हमारा 120 में भी है। देखो तीनों में 2 है हमारा। तो अब इसकी लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये ले लिया हमने। अब देखो 3 सम में है क्या, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 3 की लोएस्ट पावर हमारी कितनी है 1 ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो 5 हमारा ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे, केवल यहीं पे 5 है, तो इसलिए 5 को हम क्या करेंगे एचसीएफ में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 6। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात केवल इतनी है कि इसमें हम क्या लेते हैं, जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी हम क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको याद रखना है कि इसमें क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जितने भी नंबर उसमें होते हैं उनकी क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर, गिवन नंबर्स। ठीक है, गिवन नंबर्स। ठीक है,
यहाँ पे क्या याद रखनी है आपको, एचसीएफ में आपको केवल इतना याद रखना है, इसमें हम लोएस्ट पावर लेंगे, ठीक है, और विद कॉमन, ठीक है, जो भी कॉमन नंबर होंगे उनमें जो लोएस्ट पावर होगी, तो इसमें ये फैक्टर आपको याद रखना है, ठीक है, लोएस्ट पावर विद कॉमन नंबर्स, ठीक है, ठीक है, स्मॉल पावर लेंगे हम कॉमन नंबर के साथ में, ठीक है। तो ये हमें लगता है कि आपका एचसीएफ और एलसीएम यहाँ से क्लियर हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई भी नंबर दे देगा आपको और क्या पूछ देगा उसका एचसीएफ एलसीएम बताइए। पूरी एक्सरसाइज में आपसे एचसीएम और एचसीएफ ही पूछे गए हैं, और वो भी कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स पूछे गए हैं। आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए और उसका एलसीएम एचसीएफ निकालिए। हालांकि मैं इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसी में आगे एक चीज़ हम और पढ़ते हैं जिससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो एक हम नोट करके लिखेंगे, एक हम नोट लिखेंगे। नोट हमारा ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। किन्हीं भी टू नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उन्हीं नंबर्स का एलसीएम और एलसीएम का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों चीज़ें कैसी आती हैं, वो दोनों ही चीज़ें हमारी कैसी आती हैं, इक्वल आती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से फार्मूला ही बन गया। बहुत सी जगह किताबों में फार्मूला इस टाइप से भी लिखा होता है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। ए बी क्या है, ए यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर से, और बी यहाँ पे क्या है आपका, बी यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर से, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कोई भी दो नंबर्स ले लें, ठीक है। जैसे हमने कोई भी दो नंबर्स ले लिए, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 6 ले लिया एंड मैंने क्या ले लिया 20 ले लिया। तो 6 20 में अगर हम 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 होते हैं। और वहीं अगर हम 20 के फैक्टर की बात करेंगे तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 2 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 8 होंगे तो 20 फैक्टर। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो अगर हम यहाँ पे इनके एचसीएफ की बात करेंगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, एचसीएफ में मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 3 5 नंबर्स हैं। अब इसमें एचसीएफ में कॉमन देखो, कॉमन 2 है क्या, हाँ कॉमन 2 है। अब 2 में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 में स्मॉलेस्ट पावर जो है वो 2 की पावर 1 है, तो 1 हो गया। अब देखो 3 कॉमन है क्या, 3 यहाँ तो है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है। अब देखो 5 कॉमन है क्या, 5 भी कॉमन नहीं है। तो यही हमारा 2 की पावर 1 इक्वल क्या होता है 2, ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब वहीं पे अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मैंने क्या बताया था कि जितने भी गिवन नंबर दिए गए हैं, एलसीएम कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, एक 2 है हमारा, एक 3 है हमारा, एक 5 है हमारा, इस 2 को तो हम काउंट कर चुके हैं। अब इन 3 नंबर्स में सबकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये लिख लिया हमने 2 की हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर ओनली यहीं पे है, वो क्या है 3 की पावर 1 है, ठीक है, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 की पावर 1 है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 4 3 या 12 और 12 5 कितना हो गया 60। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये फार्मूला था, इस फार्मूले में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू हमारी 6 थी, और बी की वैल्यू क्या थी हमारी, बी की वैल्यू हमारी है 20 इक्वल इनका एचसीएफ कितना आया, इनका एचसीएफ आया है हमारा 2, और इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आया है हमारा 60। तो हम देखेंगे कि 60 मल्टीप्लाई 20 करेंगे कितना आएगा, ये हमारा 120 आएगा, और 60 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये भी हमारा कितना है 120। तो ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे आप देख रहे हैं कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएम और उनके एचसीएफ के इक्वल होता है, ओनली 2 नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए नहीं, ठीक है। ये जो बात है ओनली 2 नंबर्स के लिए है। आगे इसी में एक नोट हम और लिखते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको जरा लिख लेंगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है।
ऐसे क्या होता है। ठीक है, एक हम नोट और लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे हम एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर। एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। जैसे मैंने कोई भी प्राइम नंबर ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है, तो या 11 ले लिया, तो अगर इनका तुमसे कोई एचसीएफ पूछे और सारे के सारे कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? एचसीएफ इनका हमेशा ही क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, सेकंड बात ये आती है कि अगर किसी नंबर्स में कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी नंबर्स में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? तो उनका एचसीएफ भी 1 होगा। जैसे किसी नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया हमने 35 ले लिया, और एक नंबर हमने क्या ले लिया? एक नंबर हमने 6 ले लिया, तो जब 6 के फैक्टर निकाले तो 2 3 जा 6 आए, और 35 के फैक्टर निकाले तो हमने क्या आए? 7 मल्टीप्लाई 5 आया। तो ये 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इक्वल 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो यहाँ पे आप अगर इनका आप एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? इनका एचसीएफ देखो 2 की पावर 1, देखो यहाँ पे 2, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है, ना तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 7 इसमें, ना 5 इसमें, तो इस कंडीशन में इनका एचसीएफ क्या हो जाता है? हमेशा 1 हो जाता है। तो ये बातें थी, और आपका ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या हो गया? फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। आप अपनी एक्सरसाइज का एक प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके सारे क्वेश्चंस लगाऊंगा। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।